नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लासेज में। इससे पहले की कक्षा में हमने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में और आज अपने बात करने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो सबसे पहले अपने समझेंगे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो इसके संरचना की यदि अपने बात करें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो नलिकाएँ होती हैं। एक नलिका इस दूसरी नलिका के ठीक ऊपर व्यवस्थित होती है कुछ इस प्रकार से, और दोनों नलिकाओं को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार खिसकाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इसकी संरचना में कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि अपने पास एक नलिका ये हो गई, जबकि दूसरी नलिका इसके ठीक ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित रहती है। इस प्रकार की एक व्यवस्था होती है और इस दोनों नलिकाओं को आप एक दूसरे के ऊपर खिसका सकते हो। यहाँ इस नलिका के आगे वाले सिरे पर एक लेंस लगा होता है और यहाँ इसके दूसरे किनारे पर भी एक लेंस लगा होता है। यदि अपने इन दोनों लेंसों के आकार की बात करें तो ये जो लेंस होगा वो आकार में छोटा होगा और कम फोकस दूरी का होगा। ये लेंस वस्तु की ओर रखा जाता है, अतः इस लेंस को अभिदर्शक लेंस कहते हैं। तो ये होगा अभिदर्शक लेंस और इस लेंस को हमेशा मानव नेत्र की ओर व्यवस्थित रखा जाता है, अतः इस लेंस को अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। तो एक होता है अभिनेत्र लेंस और एक होता है अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस आकार में छोटा व कम फोकस दूरी का होता है, जबकि अभिनेत्र लेंस आकार में बड़ा व अधिक फोकस दूरी का होता है। यहाँ अभिदर्शक और अभिनेत्र लेंस के मध्य की ये जो डिस्टेंस होती है उस लंबाई या दूरी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नलिका की कुल लंबाई कहते हैं। यानी कि यहाँ पे L जो होगा वो यहाँ होगा नलिका की कुल लंबाई। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी वस्तु रखी होगी वो अभिदर्शक लेंस के सामने रखी होगी, और ध्यान ये रखना होता है कि कोई भी वस्तु जो अभिदर्शक लेंस के सामने रखी होती है वो हमेशा इस अभिदर्शक लेंस के फोकस बिंदु से परे अनंत की ओर व्यवस्थित होनी चाहिए, जिसके कारण इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर वास्तविक व उल्टा बनेगा, और इसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब इस साइड में बनता है वही प्रतिबिंब वास्तव में इस लेंस के लिए बिंब का काम करता है। और इस लेंस का ये जो बिंब होगा यहाँ पे, इस बिंब का इस लेंस के द्वारा एक प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इस लेंस के लिए जरा गौर से सुनना बात को, इस लेंस के लिए जो भी वस्तु रखी गई होगी वो इस लेंस के फोकस बिंदु से परे अनंत की ओर व्यवस्थित होगी, जिसका एक प्रतिबिंब इस साइड बन जाएगा। ये जो प्रतिबिंब होगा वो इस लेंस के लिए बिंब का काम करेगा, और इस लेंस के लिए जो बिंब होता है वो हमेशा और हमेशा इस लेंस के प्रकाशिकीय केंद्र O तथा इसके फोकस पॉइंट F के मध्य व्यवस्थित होना चाहिए। यदि इसका प्रतिबिंब सपोज दैट यहाँ पे बनता है, इसके फोकस बिंदु से परे बनता है, तो इस नलिका को आगे खिसका दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, और नलिका को इतना खिसकाया जाता है कि ये जो बिंब होता है जो इसका प्रतिबिंब बना था वो ठीक ठीक इसके प्रकाशिकीय केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य आ सके। तो कुल मिलाकर के दोनों लेंसों के लिए जो बिंब अथवा वस्तु का स्थान होता है उसी के द्वारा निर्धारित होता है कि इसका किरण आरेख है वो किस प्रकार से बनना है। तो आइए बात कर लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किरण आरेख किस प्रकार से बनाता है। तो यदि बात करें इसके किरण आरेख की,
तो सबसे पहले अपने पास एक अभिदर्शक लेंस होगा। वो अभिदर्शक लेंस कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो गया अभिदर्शक लेंस। सपोज दैट ये इसका मुख्य एक्स है। ये लेंस वस्तु की ओर होगा, ऑब्जेक्ट की ओर होगा, अतः इसके प्रकाश के केंद्र को हमने ओ नाम दे दिया। इसका मुख्य फोकस पॉइंट सपोज दैट यहाँ है, जिसको मैं कैपिटल एफ नाम दूंगा। इसका अन्य जो द्वितीयक फोकस पॉइंट होगा वो यहाँ इस पॉइंट पे होगा। जैसा कि हमने बात की थी कि सबसे पहले आप जो भी बिंब रखोगे वो इसके फोकस पॉइंट से परे रखोगे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ द्वितीयक फोकस पॉइंट एफ डैश। तो इसके सामने आप इसके फोकस बिंदु से परे एक बिंब रखते हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बिंब रखा और बिंब का नाम दे दिया ए बी। इस बिंब का हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सबसे पहले आप मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण का आपतन करवाइए कुछ इस प्रकार से। ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी कुछ ऐसे। दूसरा रूल ये कहता है कि आप प्रकाश किरण का आपतन प्रकाशिक के केंद्र ओ से करवाइए। तो ये प्रकाश किरण ओ से गुजरने के पश्चात बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है और यहाँ पे दोनों अपवर्तित किरणों का मिलान होता है। अतः यहाँ पे एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस प्रतिबिंब का नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। ये हो गया अभिदर्शक लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ये था अपने पास अभिदर्शक लेंस। अब अपने इसके आगे स्टेबल करेंगे अभिनेत्र लेंस को, जो कि अंतिम प्रतिबिंब हमें बना करके प्रदान करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे अभिनेत्र लेंस हमने इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि अभिनेत्र लेंस बड़े आकार का होता है और अधिक फोकस दूरी का होता है, और अभिदर्शक लेंस जो होता है वो छोटे आकार का होता है, वह कम फोकस दूरी का होता है। तो फाइनली प्रतिबिंब इसके द्वारा बनेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टेड बात ये है कि यहाँ पे दो लेंस है, तो दो इनके प्रकाशिकीय केंद्र होंगे। ये लेंस वस्तु की ओर होगा, ऑब्जेक्ट की ओर होगा, अतः इसके प्रकाशिकीय केंद्र को मैंने ओ नाम दे दिया। ये लेंस नेत्र की ओर होगा, अतः इसके प्रकाशिकीय केंद्र को मैं आईज के पास रहेगा, तो इसको मैं ई नाम दे दूंगा। इसका भी मुख्य फोकस पॉइंट, इसके मुख्य फोकस पॉइंट को जो कि ये है आप एफ नोड से प्रदर्शित करोगे, ताकि हमें पता रहे कि ये फोकस पॉइंट ऑब्जेक्ट वाले लेंस का है। इसी प्रकार इसका फोकस पॉइंट, मुख्य फोकस पॉइंट इस साइड में होगा और इसका द्वितीयक फोकस पॉइंट इस साइड में होगा, और इसके फोकस पॉइंट को आप एफ ई से रिप्रेजेंट करोगे, ताकि हमें पता चले कि ये जो फोकस पॉइंट है वो आईज की ओर व्यवस्थित लेंस का फोकस पॉइंट है। ओके, तो अब अंतिम प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बनता है। किस प्रकार से बनेगा बात कर लेते हैं। इस लेंस का बिंब कहाँ होगा, ये ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए बिंब का काम करेगा, और ये जो बिंब है ए डैश बी डैश वो वास्तव में इस लेंस का प्रतिबिंब था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अंतिम प्रतिबिंब बनाते हैं इस लेंस के लिए। तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण का आपतन करवा दिया। ये लेंस फोकस पॉइंट से गुजरेगी यहाँ इस पॉइंट से, और एक प्रकाश किरण को हमें गुजारना है इसके प्रकाशिकीय केंद्र ई से, जो कि इस प्रकार से और बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ये इसका पॉइंट है ई। ओके, दूसरी प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी वो इसके मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी। तो ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से गति करेगी, ऐसा सिस्टम होगा। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को यदि आप आगे बढ़ाते हो तो ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पीछे बढ़ाएंगे, शायद ये मिलती हुई प्रतीत हो जाए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इनको पीछे बढ़ाते हैं।
कुछ इस प्रकार से। ऐसा करने पर ये दोनों प्रकाश किरणें इस एक निश्चित पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। और इस अंतिम प्रतिबिंब का अपने नाम रखेंगे A''B''। ओके, तो ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब A''B''। मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो बिंब है वो AB है, और इस दूरदर्शी की सहायता से यदि हम बिंब AB को देखते हैं तो ये बिंब कुछ इस रूप में नजर आता है, यानी कि इस बिंब का जो प्रतिबिंब होता है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसका नाम A''B' है। मतलब इस सूक्ष्मदर्शी ने क्या किया कि एक छोटे से बिंब का एक बहुत बड़ा रूप हमें प्रदान कर दिया, सूक्ष्म वस्तु को उसने बढ़ा करके दिखा दिया। तो ये तो हो गया इसका किरण आरेख। अब अपने बात करने वाले हैं कि इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी। आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि हमें बीटा और अल्फा की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मानव नेत्र यहाँ पे होगा, मानव नेत्र को ये प्रतिबिंब नजर आएगा, और इसके कारण जो मानव नेत्र पे एंगल बनेगा वो एंगल ये होगा। और लेंस के द्वारा यदि हम उस वस्तु को देखते हैं तो मानव नेत्र पर बनने वाला ये जो एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बीटा से। ओके, अब बात बचती है अल्फा की कि अल्फा कहाँ से आएगा। तो अल्फा के लिए हमें एक अलग ही स्ट्रक्चर लेना होगा। वो कुछ इस प्रकार का होगा कि यहाँ पे बिंब है AB, ये हो गया बिंब AB। इस बिंब AB को हमें नगन आंखों से देखना है। तो नगन आंखों से यदि आप इसको देखते हो तो कुल मिलाकर के यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको मैं अल्फा नाम दूंगा, और यहाँ पे मानव नेत्र है, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। मतलब मानव नेत्र यहाँ पे रखा हुआ है। आप बिंब AB को देखते हो तो नगन आंखों से, या यूं कह लो बिना लेंस के AB बिंब को देखने पर जो भी मानव नेत्र पर कोण बनता है वो अल्फा होता है। तो अल्फा ये एंगल होगा, जबकि बीटा ये एंगल होगा। अब हमें क्या करना है, हमें आवर्धन क्षमता का मान ज्ञात करना है। सूत्र आप शायद जानते होंगे, आवर्धन क्षमता m = होता है tan बीटा बटे tan अल्फा। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम m का मान ज्ञात करेंगे। tan बीटा का मान पहले ज्ञात करो, tan अल्फा का मान पहले ज्ञात करो, और उसमें m बराबर tan अल्फा बटे tan बीटा में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें बोर्ड की कुछ ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी, अतः मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो ये अपने पास किरण आरेख है। सबसे पहले आप क्या करो, tan बीटा और tan अल्फा ज्ञात कर लो। tan बीटा किससे ज्ञात होगा, त्रिभुज कौन सा काम आएगा, A''B''E। इस त्रिभुज में बीटा कोण बना हुआ है, अतः यहाँ पे आप सूत्र लगाओगे tan बीटा का। तो त्रिभुज आपके पास कौन सा होगा, A''B''E। त्रिभुज होगा A''B''E। इसमें आप सूत्र लगाओगे tan बीटा का। तो tan बीटा का सूत्र किस प्रकार से होगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इसका अभिलंब कौन होगा, A''B''। आधार कौन होगा, EA'। तो ये हो जाएगा A''B' बटे EA'। ये समीकरण फर्स्ट आ गई और tan बीटा का मान निकल के आ गया। अब अपने मान ज्ञात करना है tan अल्फा का, कि tan अल्फा का मान आप किस प्रकार से ज्ञात करते हो। tan अल्फा के लिए कौन सा त्रिभुज काम आएगा, PAB। इसमें सूत्र लगाओगे आप tan अल्फा का। तो tan अल्फा के लिए त्रिभुज है आपके पास PAB में सूत्र लगा दीजिए tan अल्फा।
इज इक्वल tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसमें अभिलंब कौन होगा ए बी, आधार कौन होगा पी ए, तो इसको आप क्या कहोगे आधार ए बी बटे अभिलंब पी ए। ये हो गया अपने पास tan अल्फा का सूत्र। आपने tan बीटा और tan अल्फा दोनों की वैल्यूज ज्ञात कर ली हैं। अब आप आसानी से आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे ज्ञात होगी आवर्धन क्षमता? अतः आवर्धन क्षमता के लिए आपके पास सूत्र होता है m इज इक्वल tan बीटा बटे tan अल्फा। tan बीटा की वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 1 में है, तो m बराबर क्या बनेगा a डैश b डैश बटा e a डैश, गुणा क्या हो जाएगा बटा में tan अल्फा है, गुणा कर दो, इसकी वैल्यू उल्टा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा पी ए बटा ए बी। ओके, m बराबर ये जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है इसमें a डैश बी डैश जो कि ये है बटे ए बी जो कि ये है, इन दोनों की अपने पास वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हमें a डैश बी डैश बटे ए बी का मान ज्ञात करना होगा, फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा। इसी बीच पी ए और ई ए डैश इन दोनों की अपने पास वैल्यू है। तो एक बार मैं इसको अरेंज कर देता हूं, तो m बराबर क्या बनने वाला है, m बराबर बन जाएगा a डैश बी डैश बटा ए बी इंटू क्या होगा पी ए बटा ई ए डैश, पी ए बटा ई ए डैश। समीकरण नंबर 3 मैंने क्या किया, जो अज्ञात राशियां थी उसको मैंने एक साथ असेंबल कर लिया, एक साथ लिख लिया। अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। इस अनुपात की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपके पास दो त्रिभुज होंगे, दो ऐसे त्रिभुज जिसमें से एक में भुजा ए डैश बी डैश हो और दूसरे त्रिभुज में भुजा ए बी हो। ऐसे आपको दो त्रिभुज लेने हैं, दोनों ही त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध करोगे, समरूपता का नियम लगाओगे तो ये मान निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज की पहचान करो, ए डैश बी डैश कौन से में आ रहा है, तो आप क्या करोगे ए डैश बी डैश और इधर जाएगा ओ, ये एक त्रिभुज होगा ओ ए डैश बी डैश, ये अपने पास एक त्रिभुज होगा। तो पहला त्रिभुज है ओ ए डैश बी डैश, व दूसरा त्रिभुज कौन सा लोगे जिसमें ए बी भुजा हो, तो ए बी भुजा तो यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा ए बी ओ, तो ये बन जाएगा अपने पास दूसरा त्रिभुज ए बी ओ। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा ए बी ओ। ओके, दोनों को समरूप सिद्ध कर दो। समरूप सिद्ध कैसे करोगे, इस पहले वाले त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री है, तो दूसरे में 90 डिग्री एंगल कौन सा है, दूसरे में 90 डिग्री एंगल ये है। तो दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो गए। इस कोण का नाम क्या है ओ ए डैश बी डैश। तो पहला एंगल होगा ओ ए डैश बी डैश बराबर क्या बन जाएगा, इस कोण का मान, इस कोण का नाम क्या होगा ओ ए बी, तो ये बन जाएगा एंगल ओ ए बी। और कारण की बात करें तो किस कारण से दोनों बराबर हैं, समकोण हैं, यानी कि समकोण हैं इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ओके, अगली बार इन दोनों में से एंगल कौन कौन से बराबर होंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ए डबल डैश है। अगली बार इस त्रिभुज में ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, सामने वाले त्रिभुज का ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल आमने सामने के कोण हैं, अतः ये दोनों आपस में फिर से बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस कोण का नाम क्या होगा ए डैश ओ बी डैश, तो ये एंगल होगा ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल, ये एंगल होगा, इसका नाम क्या बनेगा ए ओ बी, ए
ओ बी, कारण क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख। ठीक है, ओके। दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः दो त्रिभुज कौन कौन से थे, ओ ए डैश बी डैश समरूप होगा ए बी ओ। अब आप इन दोनों त्रिभुजों में समरूपता का नियम लगा दो। समरूपता का नियम कैसे लगाओगे, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। पहले का आधार क्या होगा, ओ ए डैश बी डैश कौन सा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका आधार कौन सा होगा, ओ से लेके ए डैश तक। तो इसका आधार बनेगा ओ ए डैश बटे इस त्रिभुज का आधार, ये त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज है, इसका आधार कौन होगा, ओ ए हो जाएगा। तो इसका आधार हो जाएगा ओ ए इज इक्वल इस त्रिभुज का अभिलंब बटे इसका अभिलंब। तो इसका अभिलंब कौन है, ये त्रिभुज है, इसका अभिलंब कौन है, ए डैश बी डैश बटे उस त्रिभुज का अभिलंब, इसका अभिलंब कौन है, ए बी। तो क्या बन गया, ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा ए बी। ठीक है जी, आपके पास समीकरण नंबर 4 में इस अनुपात की वैल्यू है। इस अनुपात की वैल्यू कितनी है, ओ ए डैश बटा ओ ए। तो आप क्या करोगे, 4 से 3 में मान रख दो। तो समीकरण 4 से 3 में मान रखने पर क्या बन जाएगा जी, m बराबर बनेगा, इसके स्थान पे क्या लिखोगे, अनुपात के स्थान पे ये लिखोगे ओ ए डैश बटा ओ ए, साथ में गुणा है पी ए बटा ई ए डैश। इतना मान निकल के आ गया। अब हमें सिंपल कार्तीय चिन्ह परिपाटी काम में लेनी है। तो अब अपने यूज करेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी से। क्या बन जाएगा, m इज इक्वल, जरा गौर से देखना चिन्हों को, ओ ए डैश, ओ से स्टार्ट करो ए डैश तक आओ, यानी ये डिस्टेंस हो गई। ओ वाले लेंस के लिए ए डैश प्रतिबिंब है, यानी कि ओ से लेके ए डैश तक आओगे तो आप प्रतिबिंब पे पहुंच जाओगे। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी वो प्रतिबिंब दूरी होगी। प्रतिबिंब दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रतिबिंब दूरी O वाले लेंस के लिए है। अतः इसे आप VO से रिप्रेजेंट करोगे ताकि हमें पता चले कि ये प्रतिबिंब दूरी O वाले के लिए है। तो O A डैश ये क्या बनेगा, VO यानी कि V नोट, और दूरी सामने मेजर की गई है, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में है, अतः ये प्लस में है। ओके, बटे OA, O से चलिए A पे जाना है, ये रहा A, तो O के लिए A बिंब है, तो ये डिस्टेंस बिंब दूरी बन जाएगा। बिंब दूरी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोट के लिए है, O के लिए है, तो बिंब दूरी U नोट बन जाएगा। अतः ये U नोट से रिप्रेजेंट होगा और सामने दूरी मेजर हो रही है तो आप इसको माइनस U नोट लिखोगे, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का U नोट। ओके, गुणा में PA, तो PA क्या होगा, PA मानव नेत्र यहाँ पे था, मानव नेत्र के सामने एक बिंब रखा हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे, इसके लिए जरूरी होता है कि ये कम से कम न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे हो जिसका मान कैपिटल D होता है। तो P से लेके A तक की जो दूरी होगी वो D होगा, सामने है इसीलिए माइनस का D है, तो कुल मिलाकर के यहाँ मान होगा माइनस D। E A डैश, E से चलिए A डैश पे आ जाओ, A डैश जो पॉइंट है वो E वाले के लिए बिंब है, मतलब आप E से चलोगे A डैश पे तो आप E के बिंब पे पहुंच जाओगे। मतलब ये दूरी बिंब दूरी होगी जो कि U से रिप्रेजेंट होती है, ये E वाले लेंस के लिए है, अतः इसको आप UE से रिप्रेजेंट करोगे। इधर दूरी सामने मेजर हो रही है इसीलिए ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा
माइनस का यू ई। ओके, माइनस से माइनस खत्म, एम बराबर क्या बनेगा, वी नोट बटे यू नोट इंटू आएगा डी बटे यू ई, और यहाँ है जी माइनस का निशान। तो समीकरण नंबर 5 फाइनली आवर्धन क्षमता के सूत्र को प्रदर्शित करती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो आवर्धन क्षमता का मान होता है वो m बराबर माइनस का वी नोट बटे यू नोट इंटू डी बटे यू ई होता है। तो कुल मिलाकर के जैसा हमने सरल सूक्ष्मदर्शी में कहा था वैसे ही स्टेप्स यहाँ पे चली है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी ऐसा ही काम हुआ है कि आपको आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है तो आपको ये सूत्र लगाना है जिसके लिए आपको tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है। वैल्यू पुट करोगे तो यह थोड़ी सी समस्या आई कि ये जो अनुपात था वो अपने पास एक अज्ञात राशि था, तो पहले हमने इसका मान ज्ञात किया, वैल्यू पुट की, कार्टेशियन परिपाटी काम में ली, तो अपने पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र निकल के आ गया। तो ये अपने पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए एक समीकरण। अब नंबर आता है इसकी विशेष स्थितियों का। तो पहली विशेष स्थिति होगा कि ये जो प्रतिबिंब बनता है वो न्यूनतम स्पष्ट दूरी पे बने, और दूसरी विशेष स्थिति होगा कि ये जो प्रतिबिंब बनता है वो अधिकतम स्पष्ट दूरी अनंत पे बने। ये दोनों विशेष स्थितियां मैं आपको एज ए रफ होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ। रफ में आप इसको निकाल के देखोगे, फिर हम इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे कि मान कितना आएगा। तब तक मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको सरल सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक समझ में आया है, उसकी आपने विशेष स्थितियाँ अच्छे से पढ़ी है, तो आप इसके लिए भी मान ज्ञात कर पाओगे। ओके, थैंक यू।